तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एक डाइपोल को लिया है जो कि आपका किसके अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये जो एंगल हमारे पास गिवन है दैट इज़ थीटा, और ये हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है बेटा, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो है इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है। अब यहाँ पर हमने डाइपोल को क्या किया बेटा, प्लेस किया है। तो इधर क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बेटा, तो इनके ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई के इक्वल। सेम ऐसे ही जो है ये नेगेटिव इस पॉजिटिव क्या कर रहा हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो बेटा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल। तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करेंगे बेटा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ये किसके इक्वल होगा बेटा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, किसके इक्वल होगा, ये क्यू ई के इक्वल है। ऐसे ही फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज, ये किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस ऑफ क्यू इंटू ई के इक्वल। और यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एफ नेट। हमारे पास जो एफ नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पर ये क्यू ई और ये माइनस क्यू ई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास आया बेटा एफ नेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ नो लीनियर मोशन। यहाँ पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, मतलब जो हमारा डाइपोल है वो एक लाइन के अलोंग या एक पाथ के अलोंग मूव नहीं करेगा। तो यदि यहाँ पर फोर्सेस तो हैं लेकिन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो उस केस में हमारे पास जो लीनियर मोशन आ जाएगा, या फिर कह सकते हो F4 जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो नेट फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ज़ीरो, और यहाँ पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा हमारे पास टॉर्क। तो हमारे पास एक नई टर्म है बेटा, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क यदि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन वो एक ही पॉइंट पर ना अप्लाई होकर दो डिफरेंट पॉइंट पर अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है बेटा, टॉर्क फॉर्म होता है। जैसे हम जब बोतल को खोलते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं ये एक ही पॉइंट पर ना लगकर दो डिफरेंट पॉइंट पर लगते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक टॉर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टॉर्क। तो टॉर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, टॉर्क इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखिए आप, टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स, कोई भी एक फोर्स जो इनमें होगा, एंड आर परपेंडिकुलर। अब ये आर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। और कौन सा डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे समझते हैं, जैसे बोतल के दो पॉइंट हमने ले लिया बेटा, डायगोनली अपोजिट पॉइंट है ये, तो एक फोर्स लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास जो सपोज आर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस के बीच का, आर डिस्टेंस है। यदि हम जो फोर्स लगा रहे हैं दो अपोजिट पॉइंट पे लगा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी टिल्ट है, और यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा है, और एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है बेटा, और एक फोर्स हमारे पास इधर है, फोर्स एंड ये भी है फोर्स। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये आर हमारे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, यहाँ से यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दो फोर्सेस, जो पैरेलल फोर्सेस हम मान रहे हैं, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर परपेंडिकुलर।
अब सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है डाइपोल के केस में हो बेटा, एक हमारे पास चार्ज इधर है और एक चार्ज यहाँ पर है, दोनों पे फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज लेकिन क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया बेटा, यही क्या होगा हमारे पास जो है, इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमें क्या करना बेटा, मेज़र। तो कैसे मेज़र करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है एक ट्रायंगल जो है इसको लेंगे हम। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा, और ये हमारे पास थीटा एंगल है, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है बेटा, आर परपेंडिकुलर। और ये जो लेंथ है, ये हमारे पास कितनी लेंथ है बेटा, 2l। डाइपोल में दो चार्जेस के बीच की लेंथ कितनी होती है, 2l। तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर हम निकालते हैं बेटा साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, आर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस इसके केस में क्या होगी बेटा, 2l। तो यहाँ से हमारे पास आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2l साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा। तो फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, Q इंटू ई। तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं Q इंटू ई। तो F होगा हमारे पास किसके इक्वल बेटा, Q इंटू ई। और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी निकाली है बेटा, 2l साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से Q एंड 2l को हम क्या ले सकते हैं बेटा, P, क्योंकि P किसके इक्वल होता है बेटा, 2QL। तो यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं बेटा, PE साइन ऑफ थीटा, PE साइन ऑफ थीटा। तो यदि हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉर्क हमारे पास होगा बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये हमारे पास जो होगा टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, और इसकी जो वैल्यू होगी बेटा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। तो थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चार कंडीशंस या फिर कह सकते हो चार स्पेशल कंडीशन होगी किसकी, डाइपोल की, कि हम किस तरीके से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, यदि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में असाइन हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट, और दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। तो इस केस में जो एंगल होगा इनके बीच का वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। और यदि थीटा 0 है तो इस केस में साइन 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, 0। और जो हमारा डाइपोल होगा वो किसके अंदर होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में। किस में होगा डाइपोल, इक्विलिब्रियम में। और ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सपोज यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो कितनी है बेटा, 90 डिग्री। तो साइन 90 हमारे पास कितना होता है बेटा, 1। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, P इंटू ई। और यहाँ पर जो टॉर्क है तो इस वजह से हमारा जो डाइपोल होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो जो है मूव करना शुरू कर देगा, या फिर कह सकते हो रोटेशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो डाइपोल होगा दैट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये डाइपोल होगा हमारा नॉट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो कंडीशन है, यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। कितना एंगल है यहाँ पर, 180 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0। तो यहाँ पर भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर भी हमारा जो डाइपोल होगा वो किसके अंदर होगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इज़ नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड जो कंडीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए यहाँ पर, 270। कितना हो जाएगा बेटा, 270। तो उस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बेटा,
जो है 270 और जो टॉर्क होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा बेटा, साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ P इंटू ई। तो यहाँ पर भी जो डाइपोल होगा हमारा दैट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर दो कंडीशन जो होगी वो किसकी होंगी बेटा, जो है हमारा डाइपोल वो क्या होगा, अनइक्विलिब्रियम में होगा या फिर कैसे होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम में होगा। और दो कंडीशन ऐसे आएंगे जिसमें जो डाइपोल होगा वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमने स्टेबल और अनस्टेबल क्यों लिखा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यदि हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बेटा, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके यहाँ पर हमने प्लेस किया एक डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल का नेगेटिव चार्ज होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दोनों के बीच में क्या ऐसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसी वजह से टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0। दूसरा केस हम लेते हैं बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोबारा से यही है, लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा चार्ज प्लेस किया है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर हमारे पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 180। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहा है, रिपेल। अब इनके बीच में जो कंडीशन है वो किसकी बनी हुई है, इक्विलिब्रियम की। जैसे हम इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगा बेटा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो है तो यहाँ पर भी टॉर्क इज इक्वल टू 0, लेकिन इस कंडीशन पर ये जो इक्विलिब्रियम है कैसा है, अनस्टेबल। इसको समझते हैं बेटा, जैसे हमारे पास एक ये इस टाइप का एक रैंप है और यहाँ पर हमने एक गेंद को रखा हुआ है। यदि हम इसको मूव कराना चाहें इधर से इधर तो वापस इसी पोजीशन पे ये आ जाएगी। लेकिन इसी को यदि हम ऐसे रैंप के ऊपर रखते हैं और इस पॉइंट पर रखते हैं, अब इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे तो ये क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।